दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक अजनबी की मौत के बाद उसकी डायरी आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है? क्या होगा अगर वो बदलाव आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाए जहां दौलत और शोहरत तो हो, लेकिन सुकून और सच्चा प्यार आपसे दूर हो जाए? आज की कहानी है मैथ्यू की, एक ऐसे शख्स की जिसकी किस्मत रातों रात पलट गई, लेकिन इसके बदले उसे अपनी आत्मा का एक टुकड़ा खोना पड़ा। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि झूठ, धोखे और एक इंसान के अंदर चल रहे तूफान की है। कहानी शुरू होती है मैथ्यू नाम के एक अकेले नौजवान से, जो एक मशहूर राइटर बनने का सपना देखता था। उसका सबसे बड़ा सपना था कि उसकी पहली नॉवल समवन फ्रॉम बिहाइंड किसी पब्लिशर को पसंद आ जाए और उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन फिलहाल वो एक मजदूर की तरह काम कर रहा था। उसका काम था एक ट्रक में दिन रात सामान लादना और उतारना। खाने पीने की चीजों से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट्स के सामान तक वो सब कुछ ढोता था। एक दिन जब वो यूनिवर्सिटी में डिलीवरी के लिए गया तो उसने एक मशहूर नॉवेलिस्ट को देखा। उनका नाम था एलिस। एलिस बहुत यंग और खूबसूरत थी और मैथ्यू को उनसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे असलियत याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक आम मजदूर हैं और एलिस उनकी दुनिया से बहुत दूर है। मैथ्यू ने अपने ख्वाबों को झटक कर काम पर ध्यान दिया। कुछ दिनों बाद उसे पब्लिशर का जवाब आया और उसकी नॉवल रिजेक्ट हो गई। उसकी उम्मीदें पल भर में टूट गई। उसने पब्लिशर को फोन करके पूछा कि उसकी राइटिंग में क्या कमी है, लेकिन फोन तुरंत काट दिया गया। अगले ही दिन मैथ्यू फिर से काम पर था। इस बार उसे एक अपार्टमेंट की सफाई करने का काम मिला, जिसकी बूढ़े किराएदार की 2 दिन पहले मौत हो चुकी थी। अपार्टमेंट के मालिक ने बताया कि वो बूढ़ा आदमी लियोन पिछले 35 सालों से अकेले रह रहा था और उससे मिलने कभी कोई नहीं आया था। उन्हें कुछ फर्नीचर चैरिटी में देना था और बाकी सब फेंकना था। लियोन के कमरे में घुसते ही मैथ्यू ने देखा कि वहां किताबों और अखबारों का ढेर लगा हुआ था। इससे साफ था कि उस आदमी को लिखने पढ़ने का बहुत शौक था। जैसे ही मैथ्यू ने सामान पैक करना शुरू किया, उसे लियोन की एक डायरी मिली। डायरी खोलते ही उसे लियोन की शानदार राइटिंग का पता चला। डायरी में एक फ्रेंच सोल्जर के रूप में लियोन की जिंदगी के बारे में लिखा था, जिसमें उसने अल्जीरिया के युद्ध के दौरान अपनी पहली हत्या और अपनी गहरी चिंताओं के बारे में बताया था। घर आकर मैथ्यू ने एक नई नॉवल लिखने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ लिख नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी कहानी कैसे बनाए जो लोगों को इमोशनली कनेक्ट कर सके। तभी उसे एक शानदार आइडिया आया। उसने लियोन की डायरी को आधार बनाकर एक नॉवल लिखने का फैसला किया। उसने सभी किरदारों के नाम बदल दिए और डायरी की कहानी को एक नॉवल की शक्ल दे दी। इस नॉवल का नाम उसने ब्लैक सैंड रखा। अगले दिन उसे पब्लिशर का फोन आया और इस बार उसकी नॉवल सिलेक्ट हो गई। मैथ्यू बहुत खुश हुआ, लेकिन क्योंकि वो उसकी अपनी कहानी नहीं थी तो उसने डायरी से सारे जरूरी पॉइंट्स याद कर लिए ताकि वो पब्लिशर के सामने पूरी कहानी अच्छे से सुना सके। सब कुछ याद करने के बाद उसने डायरी जला दी और ये दावा किया कि ये कहानी पूरी तरह से उसकी है। उसे नहीं पता था कि ये झूठ उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला था। मैथ्यू पब्लिशर से मिला, जिसने उसकी राइटिंग की बहुत तारीफ की। वहां उसने एलिस को भी देखा, जो उसकी नॉवल को रिव्यू कर रही थी। मैथ्यू ने एलिस से बात की, जिसने उसे पहचाना नहीं। एलिस ने बताया कि ब्लैक सैंड एक बेहतरीन नॉवेल है और ये उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर थी। तभी एक बुक स्टोर के मालिक ने मैथ्यू को बधाई दी और एलिस को पता चला कि मैथ्यू ही ब्लैक सैंड का असली राइटर है। एलिस इससे बहुत इंप्रेस हुई। 3 साल बाद मैथ्यू एक मशहूर लेखक बन चुका था। उसकी नॉवेल एक बेस्ट सेलर थी और वो खूब पैसा कमा रहा था। और तो और एलिस अब उसकी गर्लफ्रेंड थी। एलिस उसे अपने अमीर माता पिता एलन और हेलन से मिलवाने के लिए अपने शानदार बीच साइड मैंशन में ले गई। वहां पे एलिस के पिता ने उसे अपने रेयर फ्रेंच रॉयल एरा हथियारों का कलेक्शन दिखाया। मैथ्यू अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बिता रहा था। तभी उसके पब्लिशर का फोन आया। 3 साल बीत चुके थे और उसने एक भी नई नॉवल नहीं दी थी, जो कि उसके कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन था। मैथ्यू बहुत निराश था, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास ब्लैक सैंड जैसी कोई और कहानी लिखने की काबिलियत नहीं थी। पब्लिशर ने उसकी रॉयल्टी रोक दी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रॉयल्टी जारी रखने के लिए कम से कम 2 नॉवल देनी थी। तभी एलिस के माता पिता का थोड़ा घमंडी गॉडसन स्टैन उनसे मिलने आया। स्टैन को एलिस पसंद थी, इसलिए वो मैथ्यू को देखकर खुश नहीं था। अगले दिन मैथ्यू फिर से लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं लिख पा रहा था। उसने अपनी पहली रिजेक्ट हुई नॉवल समवन फ्रॉम बिहाइंड एलिस को पढ़ने के लिए दी। उसने एलिस से कहा कि पब्लिशर ने उसे ये नॉवल रिव्यू के लिए दी है और वो बिजी होने की वजह से उसे नहीं पढ़ सकता। इसी बीच स्टैन वहां आ गया और उसने मैथ्यू से बात की। स्टैन ने बताया कि उसके पिता अल्जीरिया में काम कर चुके थे और उसे अल्जीरिया के बारे में बहुत कुछ पता है। वो हैरान था कि मैथ्यू ने बिना अल्जीरिया गए इतनी डिटेल में ब्लैक सैंड जैसी नॉवल कैसे लिख दी।
स्टैन लगातार मैथ्यू की कमजोरियां खोजने की कोशिश कर रहा था और उसने ये भी कहा कि एलिस के लिए एक आइडियल आदमी के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, जिससे मैथ्यू असहज हो गया। उसी शाम एलिस ने मैथ्यू को बताया कि उसने जो नॉवल उसे दी थी वो बहुत खराब थी। वो उसे पूरा भी नहीं पढ़ पाई क्योंकि वो इतनी बोरिंग थी। एलिस ने कहा कि उसे यकीन है कि कोई भी पब्लिशर ऐसी नॉवल को स्वीकार नहीं करेगा। मैथ्यू बहुत दुखी और गुस्से में था। कुछ दिनों बाद मैथ्यू को बैंक से फोन आया कि उसका क्रेडिट कार्ड ओवर लिमिट हो गया है और उसे तुरंत पेमेंट करना है। मैथ्यू घबरा गया क्योंकि उसकी रॉयल्टी रुकी हुई थी और उसका अकाउंट खाली था। वो ब्लैक सैंड जैसी दूसरी नॉवल नहीं लिख पा रहा था, जिससे उसका तनाव और बढ़ गया था। हताश होकर उसने एक हादसा होने का नाटक किया और हॉस्पिटल चला गया। उसने दावा किया कि लुटेरों ने उस पर हमला किया था, लेकिन ये सिर्फ एलिस और उसके परिवार को यह बताने के लिए था कि वो तनाव में है और खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी बीच स्टैन को मैथ्यू पर कुछ शक होने लगा। घर पर पब्लिशर लगातार मैथ्यू को नई नॉवल के लिए परेशान कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ खोखले वादे ही दे रहा था। उसने एक पैराग्राफ भी नहीं लिखा था। एलिस के पिता एलन भी अपने होने वाले दामाद के बारे में चिंतित थे। उन्होंने मैथ्यू को बताया कि उसके लिए एक लेटर आया है। जब मैथ्यू ने उसे खोला तो उसमें लियोन की एक तस्वीर थी, जिसे मैथ्यू मरा हुआ मानता था। कुछ समय बाद मैथ्यू एलिस के साथ एक बुक साइनिंग इवेंट में गया। तभी एक आदमी उसके पास आया और उसने कहा कि वो लियोन का दोस्त है। उस आदमी आनो ने मैथ्यू पर एक मरे हुए आदमी की डायरी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उसने मैथ्यू से 500 मिलियन मांगे और धमकी दी कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो सबको बता देगा कि ब्लैक सैंड मैथ्यू की कहानी नहीं है। अगले दिन आनो ने फिर से फोन किया। मैथ्यू ने उसे बताया कि उसका अकाउंट खाली है, तो आनो ने उसे धमकी दी कि वो जानता है कि एलिस और उसका परिवार कहाँ रहते हैं। मजबूर होकर मैथ्यू ने आनो को एलन के कलेक्शन से एक बहुत महंगी पिस्तौल देने का वादा किया। मैथ्यू को पता नहीं था स्टैन पीछे खड़ा होकर उनकी सारी बात सुन रहा था। उसी रात मैथ्यू ने पिस्तौल चुराने का फैसला किया। उसने एलन के गोल्फ ग्लव्स पहने और खिड़की तोड़ दी ताकि ये एक चोरी लगे। अगली सुबह पुलिस ने जांच की और मैथ्यू और एलिस ने अलार्म सिस्टम लगाने का सुझाव दिया। स्टैन, जिसे मैथ्यू पर शक हो गया था, चुपके से उसके कमरे में घुस गया। स्टैन को एक लकड़ी का बॉक्स मिला। तभी मैथ्यू कमरे में आया और उसने स्टैन को वही पिस्तौल पकड़े हुए देख लिया जिसे उसने छिपाया था। स्टैन ने मैथ्यू पर हमला किया और कहा कि एलिस कभी उसकी नहीं होगी। हाथापाई में मैथ्यू ने पिस्तौल से स्टैन के सिर पर मारा। स्टैन की उसी चोट से मौत हो गई। मैथ्यू हैरान था क्योंकि उसका इरादा स्टैन को मारने का नहीं था। कुछ ही देर में एलिस की आवाज सुनाई दी और मैथ्यू ने तुरंत स्टैन की लाश और सामान को अलमारी में छिपा दिया। उसने देखा कि स्टैन के नाखूनों के निशान उसके गले पर थे, जिसे उसने कॉलर वाली शर्ट से छिपा लिया। जब एलिस और एलेन आई तो उन्होंने पूछा कि स्टैन बिना बताए क्यों चला गया। एलिस ने उसे फोन किया, जैसे मैथ्यू घबरा गया। उसने तुरंत स्टैन के फोन को साइलेंट किया और एलिस को एक मैसेज भेजा कि स्टैन को कोई जरूरी काम आ गया है। उसी रात वे सब डिनर कर रहे थे, तभी छत से कुछ टपका। मैथ्यू को लगा कि यह स्टैन का खून है, लेकिन यह सिर्फ उसका डर था। असल में उसकी नाक से खून बह रहा था। एलिस ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मैथ्यू ने मना कर दिया और तुरंत अलमारी चेक करने भागा। कुछ देर बाद एलिस अपने कुत्ते के साथ मैथ्यू के पास आई। कुत्ता अलमारी के पास जोर जोर से भौंकने लगा, जिससे मैथ्यू थोड़ा गुस्सा हो गया और उसने एलिस को तुरंत वहां से जाने को कहा। उसी रात जब सब सो रहे थे, मैथ्यू ने स्टैन की लाश को एक चटाई में लपेटा और उसे ऊपर से नीचे धक्का दिया। फिर वो लाश को समुद्र तट पर ले गया और उसे डबोने का प्लान बनाया। सब कुछ करने के बाद वो वापस भाग रहा था, लेकिन उसकी नाव का इंजन बंद हो गया। तभी एक मरीन पुलिस की नाव दिखाई दी। घबराकर मैथ्यू समुद्र में कूद गया और तैरकर किनारे की तरफ भागा। सुबह हो चुकी थी और वो जल्दी से घर पहुंचा ताकि किसी को पता ना चले कि वो कहीं गया था। वो बिस्तर पर लेटा, लेकिन एलिस पहले से ही जाग चुकी थी और सोच रही थी कि मैथ्यू पूरी रात कहां था। दोपहर को मैथ्यू उठा और एलिस को ढूंढने गया। वो समुद्र तट पर थी और एक नॉवल पढ़ रही थी। वो चट्टानों के पास एक बंडल देखकर चौंक गई, लेकिन ये सिर्फ मैथ्यू का एक बुरा सपना था। मैथ्यू ने तुरंत आनो को वो चुराई हुई पिस्तौल दे दी। आनो बहुत खुश हुआ। उसने खुलासा किया कि वो लियोन का बेटा है। जब लियोन जिंदा था तब वो उससे मिलने कभी नहीं आया था, लेकिन अब जब उसकी डायरी बेस्ट सेलर बन गई थी तो वो पैसा ऐंठने आ गया था। घर लौटने पर मैथ्यू एलिस के बदले हुए रवैये से हैरान था। एलिस ने उस पर पिछली रात धोखा देने का आरोप लगाया। उसने मैथ्यू के फोन पर कई कॉल दिखाए, ये सोचकर कि वो किसी और महिला के हैं, जबकि वो आनो के कॉल थे। मैथ्यू ने एलिस को बताया कि वो सिर्फ उसी से प्यार करता है। उसने कहा कि उसने हमेशा उसका सपना देखा था, लेकिन तब वो कुछ नहीं था। फिर ब्लैक सैंड ने सब कुछ बदल दिया। उसने आखिरकार कबूल किया कि वो एक महान लेखक नहीं है और वो नॉवल उसकी नहीं थी। उसे बस डर था कि अगर एलिस को सच पता चला तो वो उसे छोड़ देगी। लेकिन एलिस ने उसे छोड़ना नहीं चाहा।
उसने कहा कि उनका प्यार सच्चा है और उसे किसी वजह की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद मैथ्यू को अपनी जिंदगी पर एक नॉवल लिखने का आइडिया आया। उसने अपनी कहानी लिखी जिसमें एक आम आदमी का एक अमीर लड़की से प्यार करना, उसके संघर्ष और स्टैन के मर्डर और झूठ के बारे में सब कुछ लिखा था। बेशक उसने सभी किरदारों के नाम बदल दिए थे ताकि एलिस और किसी को भी उस पर शक ना हो। मैथ्यू ये साबित करना चाहता था कि वो अपनी काबिलियत से एक अच्छी नॉवल लिख सकता है और एलिस उसे लगातार प्रोत्साहित कर रही। आखिरकार नॉवल पूरी हो गई जिसका नाम उसने फॉल्स प्रिटेंसेस रखा। लेकिन जब वो एलिस को ढूंढने समुद्र तट पर गया तो उसने देखा कि पुलिस ने स्टैन की लाश समुद्र में ढूंढ ली थी। उसकी मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। पुलिस उनके घर आई और बताया कि स्टैन के नाखूनों में किसी की स्किन मिली है जिससे लगता है कि उसने अपने हमलावर को खरोंचा था। पुलिस ने घर के सभी लोगों और स्टैन के परिचितों को पेरिस में डीएनए टेस्ट के लिए बुलाया। तभी आर्नो का फिर से फोन आ गया और उसने और पैसों की मांग की। मैथ्यू बहुत परेशान हो गया। अगर उसने डीएनए टेस्ट कराया तो वो पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा। वो इस मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। अगले दिन एलिस और उसके माता पिता स्टैन के अंतिम संस्कार के लिए पेरिस निकल गए। मैथ्यू ने पब्लिशर से मीटिंग का बहाना बनाया और उनके साथ नहीं गया। उसने एलिस को अपनी नई नॉवल दी और वादा किया कि वो संडे को पेरिस में डीएनए टेस्ट के लिए मिलेगा। मैथ्यू आनो से मिलने गया। मैथ्यू ने आनो को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई और उसकी सीट बेल्ट में सिक्का फंसा दिया ताकि वो काम न करे। आर्नो ने उसे धमकी दी कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो एलिस और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। मैथ्यू ने गुस्से में कार को चट्टानों से टकरा दिया। मैथ्यू बच गया लेकिन आर्नो की मौत हो गई क्योंकि उसकी सीट बेल्ट काम नहीं कर रही थी। मैथ्यू ने डीएनए टेस्ट और जेल से बचने के लिए एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई। उसने आर्नो की लाश को ड्राइवर सीट पर रखा, अपनी घड़ी, वॉलेट और फोन उसके पास रख दिया ताकि सबको लगे कि मैथ्यू खुद मर गया है। इस प्लान में खतरा यह था कि वो हमेशा के लिए एलिस से दूर हो जाएगा। उसने कार और लाश पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। मैथ्यू गायब हो गया और दुनिया ने मान लिया कि एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। 2 साल बाद मैथ्यू एक होटल में बैठकर खबर देख रहा था। न्यूज में बताया जा रहा था कि ब्लैक सैंड का मशहूर लेखक मैथ्यू एक एक्सीडेंट में मर गया है। 2 साल बाद मैथ्यू फिर से एक मजदूर के तौर पर काम कर रहा था। उसने ये मान लिया था कि वो एक महान लेखक नहीं है और यही उसकी किस्मत है। उसके लिए जेल में मशहूर होने से बेहतर था एक आम इंसान बनकर शांति से जीना। उसकी कमाई कम थी लेकिन उसकी जिंदगी में सुकून था क्योंकि वो अब झूठ की जिंदगी नहीं जी रहा था। एक दिन बारिश हो रही थी। मैथ्यू घर जाते हुए एक बुक स्टोर के पास रुका और अपनी तस्वीर देखकर हैरान हो गया। उसने जो नॉवल एलिस को दी थी, फॉल्स प्रिटेंसेस, वो पब्लिश हो चुकी थी और यूरोप पर में एक बेस्ट सेलर बन गई थी। उसने देखा कि एलिस अंदर एक बच्चे के साथ थी जो असल में उसका अपना बेटा था। मैथ्यू पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि वो अपने प्यारे बच्चे को गले नहीं लगा सकता था। तभी एलिस ने दरवाजे की तरफ देखा और कहानी वहीं खत्म हो जाती है।